नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हमारे संसद और उससे जुड़े हुए हमारे जो लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ हैं उनके बारे में बात की गई है कि महामारी के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में उन्होंने कैसे काम किया और आगे जो सत्र आने वाला है हमारा मानसून सत्र, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और वो कैसे रहेगा, उसको लेकर एक संक्षिप्त में चर्चा की गई है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो फेसबुक से रिलेटेड है कि फेसबुक ने कुछ जगह सेंसरशिप लगाई है। हेट स्पीच पे फेसबुक ने किस सक्रियता और निष्क्रियता से काम किया गया है और पार्टियों ने जो एक दूसरे पे आरोप लगाया, फेसबुक पे भी आरोप लगाया कि इन्होंने पक्षपात किया है, उसी के बारे में दूसरा आर्टिकल हमारा चर्चा करता है। जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है वो एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम फोर्स मेजर कहते हैं, अप्रत्याशित घटना जिसे कहते हैं, ये एक लीगल डिफेंस माना जाता है फॉर इनएबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के बारे में चर्चा करता है। अंत में जो हमारा चौथा आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। जो डॉल्फिन बचाने के लिए जो सरकार ने एक कदम उठाया कि हम अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन चालू करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करता है। अंत में हम न्यूज इन फ्लैश में उन समाचारों के बारे में बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ये लॉ सीखो कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और भी कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस हैं। सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि इनमें से कौन सा हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कौन सा हमारा राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है गैंगटिक डॉल्फिन, ऑप्शन सी है ऑलिव रिडले टर्टल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आज का वर्णनात्मक प्रश्न हमारा यह है कि कोविड महामारी के दौर में संसद अपने कामकाज को लेकर प्रभावी नहीं रही है। एक आलोचनात्मक चर्चा करें। तो आपको एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिसमें आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, एक आलोचना के रूप में आपको इसकी चर्चा करनी है। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट फंक्शनिंग। तो हमारी पार्लियामेंट ने कैसे फंक्शन करा, साथ ही साथ जो हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका की भी क्या भूमि रही, जिसे हम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उनकी भी क्या भूमिका रही है, वो भी इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो ये समाचार में क्यों है, जैसे कि आपको पता होगा सितंबर 14 से 14 सितंबर से मानसून सत्र संसद का शुरू होने वाला है। तो ये जो सत्र है ये कम से कम 175 दिन के एक गैप के बाद में हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा अनुच्छेद 85 जो है, आर्टिकल 85 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यह कहता है कि 6 महीने से ज्यादा ब्रेक या गैप नहीं होना चाहिए दो पार्लियामेंट्री सीटिंग के बारे में। आर्टिकल 85 हमारे जो अधिवेशन होता है संसद का, उसके बारे में चर्चा करता है। उसके अलावा अभी कुछ राज्यों की कार्यपालिका जो है, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर से जो वहां की विधायिका है, जो वहां की विधायिका है, उनकी बैठक हुई, लेकिन वो बहुत कम दिनों की और बहुत कम टाइम की हुई। कहीं कहीं तो ये सिर्फ एक दिन की ही हुई है। और यहाँ पर जो एक प्रश्न उत्तर चलना चाहिए, जो वहां की सरकारों से सवाल उठना चाहिए, उतने सवाल नहीं उठाए गए। जो कि एक आपकी जो विधायिका होती है उसका बहुत मूलभूत कार्य यही होता है कि वो कार्यपालिका जो काम कर रही है, आपकी सरकार काम कर रही है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखे वो। तो ये देखने को नहीं मिला है, राइटर ने बताया है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हाँ ये क्यों जरूरी है कि विधायिका को एक नजर रखने की जरूरत रहती है हमें हमेशा कार्यपालिका के काम पर, सरकार के काम पे। तो यह विधायिका की भूमिका क्या रहती है, इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप से लेकर दो निर्णय लिए गए, एक यूके में, दूसरा इंडिया में। तो दोनों जो सरकारों ने निर्णय लिया, भारत में इसका क्या रिएक्शन रहा और कैसे कदम उठाए, और यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, वहां पर क्या कदम उठाए गए। तो यूके की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है, उन्होंने वहां पे जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐप लाया गया, कोविड की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए जो ऐप लाया था, उस पर सवाल खड़े करे वहां की ह्यूमन राइट्स कमिटी ने। तो क्या सवाल खड़े करे हम जरा देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर ऐप आपके द्वारा लाया गया, ये जो सिस्टम लाया गया कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का, ये बिना किसी लेजिस्लेशन के, बिना किसी कानून को पास करे हुए आपने सीधे लेकर आ गए। तो इसको उन्होंने, वहां की पार्लियामेंट्री कम्युनिटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने इसको गलत ठहराया है। उसके साथ में उन्होंने ये भी करा कि
आप ये इंश्योर करें, आप ये इस चीज का खास ध्यान रखिए कि ये केवल कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए ही जो आपका डेटा है वो कलेक्ट किया जाए, सिर्फ उसके बचाव, कोविड-19 के बचाव, सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए ही डेटा कलेक्ट किया जाए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसको आप किसी भी पर्सन के, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर बिल्कुल ना करें। उसके साथ में जो चौथा पॉइंट वो ये है कि सिर्फ आप उन्हीं लोगों का डेटा कलेक्ट करें जो कि कोविड पॉजिटिव आए, और जो आप सेंट्रल डेटाबेस अगर उसका बनाते भी है तो उसकी काफी अच्छे से उसका स्टोरेज करें, और एक सिर्फ टाइम लिमिट के लिए करें, और आपका काम पूर्ण होने के बाद में उसको आप फॉरगेट कर दिए, उसको आप डिलीट कर दीजिए उसको, या मिटा दीजिए। तो अब भारत के कंटेक्स्ट में, अगर भारत के परिदृश्य में हम बात करें, तो भारत में आरोग्य सेतु ऐप लाया गया कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए, जैसे कि आपको पता है। तो ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, सिर्फ ये एक कार्यपालिका के एक सीधे अध्यादेश से लाया गया, इसके लिए कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, या पार्लियामेंट का कोई भी डिस्कशन या किसी कम्युनिटी का डिस्कशन इस पे बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद में इस पे हमको सुनने को मिला था, कुछ समाचार आया था कि इस पे सवाल खड़े किए गए। तो एक ऐसा ऐप लाया गया कि हमारी 6 महीने से कोई भी सेटिंग नहीं हुई है और आप सीधे ये ऐप लेकर आ गए, तो इस पे कहीं ना कहीं ये एक और प्रश्न चिन्ह उठा है। सिर्फ अब यहाँ पर सिर्फ हमारे संसद की बात नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं, और भी ऐसे राज्य है जहां पर उनकी पूरे जो गूगल मैप होता है, जो उनका एक एक स्टेप होता है, उसको फॉलो किया गया। कर्नाटक में तो आपको सेल्फी खींच के भेजना हर घंटे में बाध्य किया गया कि आप कहीं और मूव तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसी काफी चीजों पे प्रश्न उठाए है राइटर ने। तो अब थोड़ी फंक्शनिंग, जिस प्रकार से कोविड-19 में संसद ने क्या काम करा, हमारी विधायिका ने क्या काम करा, उसके बारे में थोड़ा सा राइटर ने एक प्रकाश डाला है। तो पहली बात तो ये गई है कि ये जो मीटिंग हो रही है ये 175 दिनों बाद हो रही है, मतलब 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, कम से कम 6 महीने होने ही वाले थे, 180 दिन होने ही वाले थे। और ये अपने आप की और इस बीच सिर्फ एक ही इन पर्सन पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है, उसके अलावा और कोई भी मीटिंग नहीं हो गई है। इस 175 जो पीरियड दिनों का जो एक कालावधि थी, इसमें 900 केंद्रीय नोटिफिकेशन और 6000 स्टेट नोटिफिकेशन आए। ठीक है, जो कि बिना किसी विधायिका में या कोई स्थायी समिति हो विधायिका की, बिना उसके चर्चा के ये डायरेक्ट लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार, लोकतंत्र में विधायिका का अपना रोल है कि वो कार्यपालिका के कामों पर अकाउंटेबिलिटी रखे, वो जो काम कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, उस पर ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कमी होती हुई दिखी। उसके अलावा अगर हम एजीआर पेमेंट जो कुछ दिनों पहले 3-4 दिनों 2-3 दिनों पहले ही मुझे लगता है जजमेंट आया है, तो उसमें भी जो एजीआर का फाइनल पेमेंट की बात सेटलमेंट का था, वो सुप्रीम कोर्ट ने करा। उसके लिए सारी जो कैसे रीपेमेंट रहेगा उसका सारा रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट ने तय करी, जिसमें सरकार एक खुद पार्टी थी। तो यहाँ पर जब सरकार को पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है और टेलीकम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, यहाँ पर सरकार खुद एक कदम बना सकती थी, यहाँ पे पार्लियामेंट में इस पे बात हो सकती थी, पर उसकी बजाय इसका जो निर्णय है वो भी न्यायपालिका के ऊपर गया। तो अब मानसून सेशन आने वाला है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मानसून सेशन में शिफ्ट्स में काम होगा, जैसे कि बताया गया, एक शिफ्ट में राज्यसभा लगेंगी, दूसरे शिफ्ट में लोकसभा रहेंगी। यहाँ उसकी अब कहीं ना कहीं जो एक्सटेंडेड सीटिंग होती थी, कभी कभी हम देखते थे कि 10-11 बजे तक सीटिंग चल रही, तो अब वैसा नहीं होगा, ये काफी लिमिटेड सीटिंग होंगी। उसके साथ में इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कानून हैं जिसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म अध्यादेश पारित हुए हैं, जो कि हमारी फार्मिंग और बैंकिंग से लेकर जो कृषि और हमारी जो वाणिज्य सेवाएं हैं उनसे संबंधित पास हुए। उसके साथ में इस महामारी से कैसे निपटना है उसके बारे में भी विधायिका में महत्वपूर्ण चर्चा होनी बची है, और गवर्नमेंट को आगे का क्या फ्यूचर प्लान तय करेंगे उसको भी विधायिका में एक रूपरेखा तय करने की जरूरत है। उसके साथ में अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीडीपी, जब हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है हमारा इतना नीचे गिर गया है, उसके साथ में जॉब और बैंक्स और गवर्नमेंट फाइनेंसेस का स्टेबिलिटी भी काफी हिल चुका है। तो इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा का एक विषय है। उसके साथ में कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद पे, सीमाओं पर एक तनाव देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इतने टाइम के बाद में आपका सीटिंग हो रहा है, लेकिन ये शिफ्ट और बहुत लिमिटेड
सिटिंग्स के साथ में काम करेगा। तो राइटर इस पर एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं। चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि फेसबुक पर है, फेसबुक की सेंसरशिप में है, फेसबुक के अभिवेचन पर है। अभिवेचन जो कि जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ये न्यूज में क्यों रहा, तो फेसबुक की जो कार्य पद्धति है उस पर सवाल उठाया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है उनके द्वारा, कि भारत के संबंध में सबसे पहले कि जो फेसबुक इंडिया के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने कुछ ऐसे हेट स्पीच थे सरकार से जुड़े हुए लोगों के, उन्होंने वो नहीं हटाए। तो इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाए थे। राइटर उसकी चर्चा करते हुए बताते हैं कि इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया। तो अब यहाँ पर क्या कंप्लेन से पहला विषय तो ये रहा। अब दूसरा है कि भारत में अगर हम देखें तो भारत की जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं एक शिकायत आई है कि ये काफी पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ में। जो मुख्य दो पार्टी है, एक बोलते हैं ये हमारे साथ कर रहे हैं, दूसरी बोल रही है हमारे साथ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी एक लेटर लिखा गया था फेसबुक किस जो सीईओ है उन्हें। उसके साथ में जो हेट स्पीच है और एक प्राइवेसी कंट्रोल है, इन सारी चीजों पर भी सवाल उठाए गए। तो ऐसा ही जो चीजें थी वो देखने को मिली थी प्रिंट कैपिटलिज्म में, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमको देखने को मिला था। तो वहां पर भी ऐसा होता था कि जैसे अभी फेसबुक के दौर में हो रहा है कि हम ये आरोप लग रहा है कि नहीं ये इनके साथ पक्षपात करते हैं, नहीं इनके साथ पक्षपात करते हैं। तो यही सारी चीजें राइटर बता रहे हैं कि जो प्रिंट कैपिटलिज्म था वैसा ही कुछ स्थिति अभी बनते हुए दिख रही है। तो फेसबुक पे फोकस में क्यों है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो जो कि हम ये मानते थे कि जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आजादी का जो काम है या जो रेगुलेशन बनाएंगे ये केवल सरकार का ही काम है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि ये अपने आप में इस दौर का ये इनोवेशन ही है कि यहाँ पर जो चाहे वो अपनी अभिव्यक्ति एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं जहां पर सबकी पहुंच हो। तो यहाँ पर सिर्फ सरकार ही एक फ्री स्पीच की रेगुलेटर नहीं रह गई, यहाँ पे एक ऐसा प्राइवेट प्लेयर भी, एक निजी प्लेयर भी एक फ्री स्पीच रेगुलेटर बन गया है। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल यहाँ पर रहता है। उसके बाद में जो राजनीतिक पक्षपात की बात की गई है कि फिर वो पब्लिक ऑफिशियल से रिलेटेड हो या फिर वो राजनीतिक पार्टियों से हो, तो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पक्षपात की भी एक बात की गई। अब जो तीसरा बिंदु है वो है अभिवेचन का, वो है सेंसरशिप का। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जो आरोप लगाए कि सेंसरशिप एक पक्षपात पूर्ण तरीके से रखी गई है कि ये हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं भी आई, उसके बावजूद, और फिर वो निजी क्षेत्र के कोई लोग हो या वो फिर पब्लिक लाइफ के लोग हैं, इनके दोनों के द्वारा ही ये आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाता है इस बीच एक डिफरेंस रखना कि स्पीच और एक्शन का कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ पर हम भारत में किसी भी चीज को सेंसर तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो हम उसको चाइनीज फायरवॉल के रेफरेंस में नहीं देखे। तो यहाँ पर स्थिति बहुत एक प्राइवेट प्लेयर के लिए काफी मुश्किल होती है कि वो क्या तय करे, क्या सेंसरशिप के दायरे में आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। जहां पर वो खुद प्लेटफॉर्म पर आप ये आरोप लगा सकते हो, उस प्लेटफॉर्म पे भी आप ये लिख सकते हो कि ये सेंसरशिप और ये गलत तरीके से कार्य कर रहा है। उसके साथ में फेसबुक की अगर हम बात करें तो अंत में ये एक बिजनेस ही है, ये एक बिजनेस मॉडल ही है और ये कंपनी ही है। और आपको पता होगा हर कंपनी का एक बेसिक उद्देश्य ये रहता है कि प्रॉफिट कमाना। तो आज जब फेसबुक इतनी बड़ी पावर बन गई है, उसको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी फेसबुक को अपने आप को रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा फेसबुक जितना बड़ा एक जॉइंट ग्रुप है, अगर कहीं ना कहीं उसके मुकाबले और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते जिन पर उतना जिसका पावर उतना ही होता, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता कि वो खुद ही अपना स्तर सुधारने के लिए काम करते रहते। लेकिन आज के दौर में फेसबुक जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको देखने को नहीं मिलता है। और गूगल के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब मानते हैं हम है ये सब, लेकिन फिर वो दूसरा एक कंप्लीट ग्रुप है और फेसबुक जैसा मॉडल जैसा अपने आप में एक अलग ही ग्रुप है। तो चलिए हमारा तीसरा आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, फोर्स मेजर या जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, अप्रत्याशित घटना
जो कि जिसका एक जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये न्यूज में कैसे आया? तो जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में चर्चा करी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक विवाद हुआ जीएसटी का कॉम्पनसेशन को लेकर। वहां पर केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, जैसे हमने वादा किया था, जिस प्रणाली पे हमने तय करा था, जो हमने रूपरेखा तय किए थे, हम उस प्रकार से कॉम्पनसेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति क्रिएट हुई वो है एक्ट ऑफ गॉड। ये अप्रत्याशित एक घटना हुई है, इसके कारण हमारी एक इनएबिलिटी है, हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम आपको जीएसटी कॉम्पनसेशन दे सके। तो चलिए जानते हैं ये फोर्स मेजर क्लॉज है क्या। तो जैसे मैंने बताया, फोर्स मेजर को हम एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, हिंदी में समझे तो हम इसे अप्रत्याशित घटना कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ, दो पार्टियों के बीच में कोई एक करार हुआ, तो उसमें उसमें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ एक कार्य करने का एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, उसका एक ड्यूटी होता है, उसका एक कर्तव्य होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसके कारण वो अपना जो ऑब्लिगेशन है, जो अपना कर्तव्य है, वो पूरा नहीं कर पाए, तो वहां पे फोर्स मेजर का एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो जनरल स्थिति में दोनों पार्टी को जरूरत है कि वो एक ऑब्लिगेशन को फॉलो करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक करार हुआ है कि मैं 100 किलो कपास इस किसान से खरीदूंगा, और किसान उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं 100 किलो आपको व्यापारी को, कि मैं 100 किलो आपको कपास दूंगा। लेकिन होता यह है कि मान लीजिए वहां पे अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, जिसके कारण किसान वो उत्पाद कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी अप्रत्याशित घटना बन गई जिसके कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। तो ऐसी स्थिति में फोर्स मेजर में बहुत सारी ऐसी हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई लॉकडाउन लगने के कारण। तो जो प्रोडक्ट डिलीवरी था या जो सप्लायर्स थे, वो अपना जो एक ऑब्लिगेशन था वो पूर्ण नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहता है फोर्स मेजर का, जो कि अप्रत्याशित घटना है, जो कि पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो उसको उनके हाथ में नहीं है उस स्थिति को कंट्रोल करना। तो अगर हम लॉ में देखें, अगर हम कानून में देखें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 56 है वो स्टेट करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो ऐसा कोई एक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो जाए किसी कारणवश, या वो अनलॉफुल बन जाए, उसको नहीं पार्टी कर पाए, तो वहां पर ये एक एक्सेप्शन प्रदान करता है। उसके साथ में अभी की सिचुएशन में सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन देखें कि फोर्स मेजर में कैसी सिचुएशन आ सकती है, तो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। जैसे 19 और 20वीं शताब्दी में हमेशा जो स्वेज कैनाल एक महत्वपूर्ण रूल होता था भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोप जाने का, तो सिर्फ स्वेज कैनाल लड़ाइयों के कारण या वॉर्स के कारण बंद हो जाता था। तो वहां पर यूके में काफी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते थे कि ये हमारा जो सप्लाई आने वाला था भारत से वो नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे उदाहरण दिया है कि स्विस कैनाल बंद होने के कारण उसको वहां की कोर्ट ने उसको एज एक्ट ऑफ फोर्स मेजर माना गया, क्योंकि जिस तारीख को डिलीवर होना था उससे काफी लेट गया। जो अल्टरनेटिव रूट है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाता था, तो उससे ऑब्वियसली थोड़ा डिले होगा। तो ऐसी चीजें भी क्वालिफाई की गई है। उसके अलावा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे तूफान या सुनामी आ जाती है, तो वो भी फोर्स मेजर के क्लॉज में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, वॉर हो सकता है, राइट्स हो सकता है, अगर कोई वहां पे बॉयकॉट्स हुआ, या कि ऐसा कोई पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ, तो इसको भी फोर्स मेजर मान सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन जजेस का रहता है, कोर्ट का रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज मेंशन नहीं हो फोर्स मेजर का, तो यहाँ पर आप कॉमन लॉ का रिफरेंस लेकर यहाँ पर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा कब ये ट्रिगर होता है, आ, उसको देखते हुए अगर आप एग्रीवेटेड पार्टी है, तो आप कोर्ट में जाके आप इसकी परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं कि नहीं, इसको परफॉर्म करना मुमकिन है। और ऐसी स्थिति में जहां पर ये एकदम इम्पॉसिबल है, तो कोर्ट बता सकता है ऐसा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत इम्पॉसिबल है, और जो पार्टी इसका एक्सेप्शन ले रही है वो अपने आप में सही है। अगर थोड़े हम ग्लोबल प्रेसिडेंट्स देख ले, तो चाइना में जब 2002 में सार्स आउटब्रेक हुआ था, उस वक्त भी फोर्स मेजर इवेंट उसको माना गया था। चाइना
ने उसको ऐसा फोर्स मेजर इवेंट ट्रीट करा था। उसके बाद में सिंगापुर में अभी की स्थिति में देखें तो कोविड-19 को लेकर टेम्परेरी मेजर एक्ट पारित किया गया वहां पे, तो उसमें रिलीफ दी गई बिजनेसेस को जो अप्रैल के बाद में जिनके फरार थे या सप्लाईज करने थे उनको लेकर। उसके बाद में यूके फाइनेंशियल जो कंडक्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी ये जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट के पास में ले गए और उन्होंने कहा कि जो बिजनेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स है तो आप इसको इसको हम फोर्स मेजोर के क्लॉज में मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो जो कि अभी रूलिंग रिजर्व है। उसके अलावा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जो उनका मॉडल कोड है उसमें भी फोर्स मेजर को जगह दी है। तो ऐसा जो कि रीजनेबल ऐसा कोई इवेंट होना जो कि रीजनेबल कंट्रोल के बियॉन्ड है, इनको उन्होंने फोर्स मेजर माना है। तो चलिए हमारा जो आज का अंतिम आर्टिकल है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले समाचारों में भी चर्चा करी थी 15 अगस्त के बाद में जो हमारे आए थे उसमें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन सरकार द्वारा चालू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लिया गया है और ये सिर्फ रिवर नहीं, उसके साथ में जो समुद्री में भी है डॉल्फिन हमारे भारत की सीमाओं में उनके भी संरक्षण की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा लिया गया था। सिर्फ उन्हीं लाइनों पर अब हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा जैसे आपको पता है होगा कि हमारे देश में गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन वो होती है जो गंगा नदी में पाई जाती है, जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो प्लेटनिस्टा गैंगटिका भी हम इसको कहते हैं। तो जो ये जैसे मैंने बताया कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, उसके साथ में कर्णफिलो और संगू रिवर सिस्टम्स जो है इन सब में ये पाई जाती है। अब ये डॉल्फिन थोड़ी भिन्न होती है जो विदेशों में पाई जाती है या दुनिया है हमारी उसके दूसरे हिस्सों में पाई जाती है। ये जो अगर मेल डॉल्फिन है तो ये 2 से 2.2 मीटर लंबी होती है। फीमेल इनसे थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है जो कि 2.4 से 2.6 मीटर तक लंबी होती है और इनका वजन कुछ 70 से 90 किलो के बीच होता है। और जैसे आपको पता होगा कि हमारा ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है जो आज का हमारा एमसीक्यू है, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 2009 में हमने घोषित किया था उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह द्वारा इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। तो अब ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी गतिविधियां रही है जैसे कंस्ट्रक्शन का फिर डैम बनाने से लेकर हो या और कोई हमारा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो जलीय स्रोत है वो प्रदूषित हो रहे हैं और उससे ही हमारा जो जलीय तंत्र है, जो हमारे एक्वाटिक सिस्टम है उस पर और जो एक्वाटिक एनिमल्स है उन पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ में कहीं ना कहीं ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इस जलीय तंत्र के सबसे ऊपर आते हैं, जो हम फूड चेन कहते हैं उसमें सबसे ऊपर आते हैं, जो एक हम भोजन खाद्य या भोजन श्रृंखला मानते हैं उनमें सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन को। तो इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो इससे हमारा पूरा जो जलीय तंत्र है उसकी स्थिति खराब हो सकती है। उसके साथ में अगर इनकी गिनती की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 2,500 से 3,000 के बीच में अभी बची हुई है हमारे देश में। उनमें से जो मुख्य है 1271 ये उत्तर प्रदेश में है और जो 962 है वो असम प्रदेश में। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या कदम उठाए गए अभी तक, तो सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसके फर्स्ट शेड्यूल में हमने गैंगटिक डॉल्फिन को रखा है। तो यहाँ पर हमने इसे एज ए संरक्षित प्राणी हमने इसको माना है। उसके साथ में जो कंजर्वेशन प्लान फॉर गंगेस रिवर डॉल्फिन 2010 से 20 के लिए भी चालू किया गया था। उसके साथ में जैसे मैंने बताया कि 2009 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना गया, इसे स्वीकार किया गया और तभी से इसके बचाने का काम बहुत तेजी से शुरू है। तो आप देख सकते हैं इसका पिक्चर, ये थोड़े जो हमारे दूसरे देशों में पाई जाती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये आप ये पिक्चर उसकी देख सकते हैं। तो चलिए हमारे महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है हमारे, जो ऐसे मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर
लैंडिंग के लिए कैटेगराइज किया गया है। उन सेक्टर्स को देखते हुए, उन सेक्टर्स के जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको अच्छा क्रेडिट फ्लो मिलेगा, उनको बैंक्स के द्वारा उनको एक अच्छे दरों पर और अच्छे अमाउंट का उनको लोन प्रदान किया जाएगा। खासकर जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और हमारा जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधा जो स्वास्थ्य की है, उनसे रिलेटेड स्टार्टअप्स में। जो दूसरी खबर आ रही है ये श्रीलंकन पोस्ट से आ रही है कि श्रीलंकन पोस्ट के पास इसमें जो एक नवल वेसल जा रहा था, एक जो शिप जा रहा था, उसकी एक दुर्घटना में उससे एक रिसाव, एक ऑयल का रिसाव चालू हो गया है। ये जो शिप था इसका नाम है एमटी न्यू डायमंड। तो इससे वहां का जो जलीय तंत्र है उसको काफी ज्यादा खतरा हुआ है। उसके साथ में कैजुअलिटीज भी हुई है वहां पे। जो एक फिलीपींस के एक जो क्रू मेंबर थी उनकी भी मृत्यु हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि ऐसे किसी डायरेक्ट आ सकता है कि एमटी न्यू डायमंड क्या होता है। तो यहाँ पर आपको नाम ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इसको कितना कंट्रोल कर पाते हैं आगे चल के। चलिए, तो यहाँ का हमारा जो विश्लेषण है यहीं पर खत्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।